जेन ज़ी एक ऐसी जनरेशन जिन्हें सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है। इस जनरेशन के लोगों को सोशल मीडिया के बुलबुले, निखट्टू, नाकारे कहा जाता है। लेकिन आज इन्हीं जेनजियों ने दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। आधा नेपाल जला के राख कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ गया है। नेपाल के पॉलिटिशियंस को सड़क पर भगा भगा के मारा जा रहा है। नेपाल की पार्लियामेंट को जला के राख कर दिया गया है। यहां तक कि जो पूर्व पॉलिटिशियन है, पूर्व प्रधानमंत्री है, उनको भी नहीं छोड़ा गया है। उनको जिंदा जलाने की कोशिश करी गई है घर के अंदर ही। साथ ही प्रधानमंत्री आवास वो भी जला के राख कर दिया गया है। आज पूरे नेपाल के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। नेपाल के सभी एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद है। आज दुनिया भर की मीडिया के जुबान पर केवल एक ही चीज है, नेपाल जेन ज़ी प्रोटेस्ट। अब सवाल यह उठता है, क्या नेपाल के अंदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किए गए, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, क्या उसकी वजह से जेन ज़ी इतना भड़क गए जिसकी वजह से आधे नेपाल को जलाकर राख करने की कोशिश करी गई, या फिर कुछ और मामला है? अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या सोशल मीडिया को बैन करने का ये एक रिएक्शन है, तो मेरा आंसर है नहीं। जेन ज़ियों का ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से सोशल मीडिया बैन करने के अगेंस्ट नहीं है। इसका मेन कारण कुछ और ही है। तो आगे इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या कारण रहा जिसकी वजह से जेन ज़ी इतना भड़क गए। लाखों की संख्या में जेन ज़ी नेपाल की सड़कों पर उतर गए और पॉलिटिशियंस को, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। पार्लियामेंट को आग लगा दी गई है। प्रधानमंत्री आवास को आग लगा दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी वाइफ को जला के मारने की कोशिश करी गई है। आखिर रीजन क्या है? जो प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक किया जा रहा था, उस प्रोटेस्ट ने इतना विकराल रूप धारण कैसे कर लिया? साथ ही ये जो जेन ज़ी सड़क पर उतरे हुए हैं, इनकी डिमांड क्या है? क्यों ये इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं? गाइस, जिन लोग को नहीं पता, सबसे पहले तो उन्हें यही बता दूं, आखिर जेन ज़ी होता क्या है, जेन ज़ी कौन लोग होते हैं। दोस्तों, ये एक जनरेशन है, जनरेशन जेड, एक पीढ़ी है। जिन लोग का जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है, उनको जेन ज़ी जनरेशन के लोग कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इन लोग का जो जन्म हुआ था वो इंटरनेट एरा या फिर डिजिटल एरा के आसपास हुआ था। जब स्मार्टफोन आ चुके थे, इंटरनेट आ चुका था, तब इनका जन्म हुआ था। इसलिए इनको जेन ज़ी कहा जाता है। और यह कहा जाता है कि जेन ज़ी जो है ये सोशल मीडिया के काफी नजदीक होते हैं। सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जेन ज़ी द्वारा ही किया जाता है। जेन ज़ी यानी जनरेशन जेड वो लोग होते हैं जिनका जन्म लगभग 1997 से 2012 के बीच हुआ है। यह पीढ़ी डिजिटल युग में बड़ी हुई है, जिसमें वे पैदा ही इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के आसपास हुए हैं। इस पीढ़ी के युवा आज के समय में मुख्य रूप से किशोर और युवा हैं। गाइस, बात थोड़ी सी पुरानी है। 2023 में नेपाल सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी, एक कानून निकाला सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कि जितने भी सोशल मीडिया ऐप है या फिर प्लेटफॉर्म है, उन्हें नेपाल सरकार के अंडर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि यह मामला सिक्योरिटी का है। तो भाई, उस टाइम पर टिकटॉक को छोड़कर बाकी किसी भी सोशल मीडिया हैंडल ने खुद को रजिस्टर नहीं करवाया, केवल टिकटॉक ने रजिस्टर करवाया। उसके बाद से अभी पिछले महीने नेपाल सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक और चेतावनी दी कि 20 अगस्त तक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद को रजिस्टर करवा ले। लेकिन तब भी सभी सोशल मीडिया हैंडल्स ने इनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और फाइनली 28 अगस्त को नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, एक्सेप्ट टिकटॉक को छोड़कर, क्योंकि उसने खुद को रजिस्टर करा लिया था, जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर जैसे काफी सारी सोशल मीडिया हैंडल्स को बैन कर दिया गया। तो क्या अचानक इस बैन की वजह से जेन ज़ी भड़क गए और प्रोटेस्ट करने सड़क पर उतर गए? नहीं, इसका कारण कुछ और ही है। इस प्रोटेस्ट का मेन कारण है करप्शन, नेपोटिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट। जी हां गाइस, ये प्रोटेस्ट करप्शन के खिलाफ है, नेपोटिज्म के खिलाफ है। काफी सालों से सोशल मीडिया के ऊपर नेपोटिज्म के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ ये जेन ज़ी आवाज उठा रहे थे। कुछ टाइम से तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर, साथ ही टिकटॉक के ऊपर हैशटैग नेपोकिड्स और नेपोबेबीज बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, वायरल हो रहा था। इसका मतलब यह है, जो नेपाल के अंदर पॉलिटिशियंस के किड हैं, वो अपने लेविश लाइफ स्टाइल को शो ऑफ करते हैं। यानी कि सारी फैसिलिटी इन्हीं पॉलिटिशियंस के किड को, यानी कि जो नेपो किड्स है, इन्हीं को मिल रही है। बाकी जो नॉर्मल जनता है, आम आदमी है, उनके जो बच्चे हैं वो रसिया में जाकर मर रहे हैं या फिर बेरोजगार घूम रहे हैं।
क्या मतलब बेरोजगारी इतनी चरम पर है नेपाल के अंदर कि जो रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, उसमें काफी सारी नेपाल के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि रशियन आर्मी में उनको डायरेक्ट भर्ती किया जा रहा है और कुछ ही महीनों की ट्रेनिंग में के बाद उनको फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा है, जहां पर वो गोलियां खा रहे हैं, मर रहे हैं। तो इसी चीज को देखते हुए इस प्रोटेस्ट को अंजाम दिया गया। सरकार के बड़े बड़े घोटाले नेपाल के युवाओं के सामने आ चुके थे, जिसकी वजह से ये जेनजीज इतना ज्यादा भड़क गए। सरकार के कुछ बड़े बड़े घोटाले नेपाल के युवाओं के सामने आ गए थे, जिसकी वजह से ये जेनजीज इतना ज्यादा भड़क गए और इस प्रोटेस्ट को इन्होंने अंजाम दिया। और सोशल मीडिया को बैन करने का भी मेन कारण यही बताया जा रहा है कि जो जेनजीज है वो इनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। नेपो किड, नेपो बेबीज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, ट्रेंड हो रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, जिसकी वजह से पहले सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया कि कहीं नेपाल के जो युवा है वो सरकार के खिलाफ खड़े ना हो जाए। अब सवाल उठता है कि प्रोटेस्ट ने इतना भयंकर रूप कैसे ले लिया, इतना जो लॉस हुआ है वो कैसे हुआ, क्योंकि 30 से ज्यादा जेनजीओ की मौत हो चुकी है, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अब गाइस गवर्नमेंट के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, साथ ही नेपो किड या फिर नेपो बेबीज वाले मुद्दे के खिलाफ यह प्रोटेस्ट किया जा रहा था। बहुत ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया जा रहा था। कुछ किलोमीटर का प्रोटेस्ट था, जो कि नेपाल की पार्लियामेंट तक का ये प्रोटेस्ट था। बहुत ही शांतिपूर्वक, हजारों की संख्या में जेनजीज इस प्रोटेस्ट को बहुत ही शांतिपूर्वक कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इनके खिलाफ उल्टा एक्शन लिया। पुलिस को आदेश दिए गए कि इनको रोका जाए, जिसमें इनके ऊपर टीयर गैस के गोले भी छोड़े गए, रबर बुलेट्स भी फायर की गई, साथ ही पानी भी इनके ऊपर फायर किया गया। जिसके बाद ये जेनजी थोड़ा और भड़क गए, भीड़ थोड़ी और बढ़ने लग गई। उसके बाद सरकार ने आदेश दे दिया इनको डायरेक्ट गोली मारने की। जी हां दोस्तों, मतलब डायरेक्ट गोली मारी जा रही थी इन जेनजीओ को, यानी कि प्रोटेस्ट के खिलाफ, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई, जिसकी वजह से यह प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया। पूरे नेपाल से जितने भी जेनजीज थे वो सड़क पे उतर के आ गए। इस प्रोटेस्ट में आपको ज्यादा जो लोग दिखेंगे उनकी उम्र 24 से 25 साल के आसपास है। ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने स्कूल के या फिर कॉलेज की यूनिफॉर्म पहने नजर आ रहे हैं। अब लाखों की संख्या में नेपाल की सड़कों पर लोग उतर चुके हैं, जिसके बाद नेपाल के जो पीएम है केपी शर्मा ओली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस्तीफा दे दिया। फाइनेंस मिनिस्टर को सड़क पे भगा भगा कर घसीट घसीट के मारा जा रहा है। जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी घसीट घसीट के मारा जा रहा है। अब हालात ऐसे हैं कि आर्मी के चीफ ने कमांड को अपने हाथ में लिया है और अंतरिम सरकार का गठन करने की बात चल रही है। जैन जी एक और बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि नेपाल का जो झुकाव है वो चीन की तरफ चला गया है। 2024 से चीन के साथ नेपाल की नजदीकियां बढ़ रही है और भारत से नेपाल ने दूरियां बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि नेपाल ने सीमा मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसको हवा दी थी, जिसके बाद से नेपाल के ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ने लगा। इसी वजह से जेनजीज बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। और साथ ही बेरोजगारी, करप्शन और नेपोटिज्म, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और सरकार के घोटाले और करप्शन से और फेल्ड डेमोक्रेसी से जेनजीज इतना परेशान हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें ये आवाज उठानी पड़ी। पिछले 5 सालों में 3 बार नेपाल की सरकार बदल चुकी है। केवल 3 ही ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके बीच में पावर रोटेट होती रहती है, जिसमें से केपी शर्मा ओली है, जो कि अभी अभी प्राइम मिनिस्टर थे, इनको इस प्रोटेस्ट में इस्तीफा देना पड़ा। पुष्पकमल दाहाल है, साथ ही शेर बहादुर द्वेबा है। इन्हीं के बीच में पावर रोटेट होती रहती है। इसी वजह से नेपाल की डेमोक्रेसी फेल है, ये कह रहे हैं ये युवा। इसी वजह से ये मांग कर रहे हैं मोनार्की सिस्टम की, यानी कि राजाशाही की ये मांग कर रहे हैं। 2008 से पहले नेपाल के अंदर राजाशाही चलती थी। 28 मई 2008 में राजाशाही खत्म हुई थी और नेपाल भी एक रिपब्लिक बन गया था, गणतंत्र बन गया था। नेपाल का भी एक संविधान था, वहां पर भी प्रधानमंत्री चुने जाने लगे थे। लेकिन फिर से ये युवा राजाशाही की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी से थक चुके हैं, करप्शन से थक चुके हैं। तो चलिए थोड़ा आपको डिटेल से समझाता हूं। भाई भतीजेवाद की पॉलिटिक्स। नेपाल सरकार पर नेपोटिज्म का आरोप लगता रहा है। नेताओं समेत उनके बच्चों और परिवारों की आलीशान लाइफस्टाइल और शान और शौकत सोशल मीडिया पर उजागर हो रही थी। इसी बीच नेपो बेबीज अभियान भी नेपाल के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था,
जिससे युवाओं की नाराजगी का अंदेशा लगाया जा सकता है। भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा। नेपाल सरकार पर पिछले 4 सालों में कई बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। खासकर नेपाल सरकार के 3 बड़े घोटालों की पोल खुली है तो युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा है। 2021 में गिरिबंधु भूमि स्वेप घोटाला जो कि 54,600 करोड़ रुपए का था। 2023 में ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला 13,600 करोड़ रुपए का था। 2024 में कोऑपरेटिव घोटाला जो कि 69,600 करोड़ रुपए का था। साथ ही जो केपी शर्मा ओली करंट प्राइम मिनिस्टर थे, इनके ऊपर भी सरकारी जमीन को इंडिविजुअल तरीके से बेचने का आरोप लग चुका है। ठीक है, तो इस वजह से जेएनजी गुस्से में है। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी। नेपाल में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में नेपाल के 10.71% युवा बेरोजगार है। वहीं नेपाल की महंगाई दर 5.2% है। आंकड़ों की माने तो नेपाल के महज 20% लोगों के पास देश की 56% संपत्ति मौजूद है, जो कि अपने आप में बहुत ही परेशानी वाला मुद्दा है, जिसमें नेपाल के राजनेता भी शामिल है। भारत से दूरी और चीन से बढ़ी नजदीकी। मैंने आपको अभी बताया था कि यह भी एक बड़ा कारण है। जुलाई 2024 में केपी ओली के सरकार आने के बाद नेपाल का झुकाव चीन की तरफ बढ़ने लगा। नेपाल ने भारत के साथ सीमा विवाद के मुद्दों को हवा दी, जिससे नेपाल पर आर्थिक दबाव भी बढ़ने लगा। ओली सरकार के इस रुख को लेकर भी नेपाली नागरिकों में भारी नाराजगी देखी गई है। राजाशाही की मांग, ये है इन प्रोटेस्टर की मांग। नेपाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच लोकतंत्र खत्म करके दोबारा राजाशाही स्थापित करने की मांग हो रही है। पिछले 5 सालों में नेपाल में 3 बार सरकारें बदल चुकी हैं। वही वर्तमान में भड़की हिंसा के बाद नेपाल में कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, जिससे एक बार फिर सत्ता परिवर्तन के कयास लगाए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया यही 3 एक तरीके से सुप्रीम है, जिनके बीच में पावर बार बार रोटेट होती रहती है। तो एक तरीके से नेपाल के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। नेपाल विरोध प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या 30 पहुंच चुकी है। नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जेएनजी के विरोध प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है, तो वहीं 1033 लोग घायल है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को 713 घायलों की अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। देश भर में 28 अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस छोटे से प्रोटेस्ट ने कितना गंभीर रूप ले लिया है और आधे से ज्यादा नेपाल जलकर राख हो चुका है और अभी तक भी ये प्रोटेस्ट शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। चीन ने भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है। चीन भी कह रहा है कि इस प्रोटेस्ट को जल्द से जल्द बंद करने की कोशिश में लगे हुए। वहीं पर भारत ने भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो भी पॉसिबल कोशिश हो सकती है भारत की तरफ से, वो इस प्रोटेस्ट को रोकने में बिल्कुल करेंगे। 8 सितंबर को यह प्रोटेस्ट भड़का था और 9 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था केपी शर्मा ओली ने और अब तक ये प्रोटेस्ट चरम पर है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी मेरा ओपिनियन तो ये है कि ये जो जेएनजीज मांग कर रहे हैं राजाशाही की, मोनार्की सिस्टम की, एक तरीके से ये मांग इनके ऊपर उल्टी पड़ सकती है। अगर डेमोक्रेसी सिस्टम को ही सुधारा जाए, इसी में ही चेंजेस किए जाए, तो ये एक बेहतरीन रिजल्ट होने वाला है इसका। तो चलिए देखते हैं आगे होता क्या है। फिलहाल तो प्रोटेस्ट जारी है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।